हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैंने रिसेंटली आप लोग के लिए पीडी सितंबर का मेमोरेबल पॉइंट्स और स्पोर्ट्स का सेक्शन अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। आज मैं आपके साथ पीटी सितंबर का डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट ग्रेन एटीएम बीन इंस्टॉल्ड? इंडिया का पहला ग्रेन एटीएम जो है वो आपको गुरुग्राम हरियाणा में रिसेंटली जुलाई के महीने में इंस्टॉल किया गया है। अब मैं आपको इसका बेसिक पर्पस बताती हूँ इस ग्रेन एटीएम को इंस्टॉल करने का। तो इसका बेसिक पर्पस है राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरीज। अभी के टाइम तक क्या होता था कि गवर्नमेंट की जो दुकान होती है राशन की, वहाँ पे आपको लंबी लंबी कतार देखने को मिलती थी और साथ ही साथ हमेशा आपको फूड शॉर्टेज का न्यूज़ आता रहता था। तो इन दो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने ग्रेन एटीएम का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं ताकि लंबी लंबी कतार भी ना लगे और हाँ, फूड शॉर्टेज का जो इशू रहता था वो भी एलिमिनेट हो जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन इनोग्रेटेड? ये जो क्रिप्टोगेमिक गार्डन है वो आपको देहरादून उत्तराखंड में रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग टू सेट अप एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज विथ वर्ल्ड क्लास कंजर्वेशन एंड रिसर्च फैसिलिटीज? तो ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है वो आपको नोएडा के जो गौतम बुद्धा नगर है वहाँ पे उसको रिसेंटली सेटअप किया जा रहा है। बेसिकली ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज है वो एक अम्ब्रेला बॉडी की तरह काम करेगा, अंडर विच ऑल द हेरिटेज इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री विल ऑपरेट। अब मैं आपको बेसिक चीज़ें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को लेकर के बता देती हूँ। ये एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी रहेगा डेट विल फोकस ऑन कंजर्वेशन एंड रिसर्च इन इंडियाज रिच टेंजेबल हेरिटेज वाइल ऑफरिंग रिसर्च डेवलपमेंट डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज एक्सीलेंस इन एजुकेशन ऑफ इट्स स्टूडेंट एंड एक्टिविटीज एसोसिएटेड विथ हेरिटेज दैट कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडिया। दिस विल बी ए स्टैंड लोन इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स टाइप इन द कंट्री। यहाँ जो मिनिस्टर थे, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामप्पा टेम्पल इन तेलंगाना वाज इन न्यूज़ वाई? देखिए अभी रिसेंटली इसके ऊपर यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लगा है। ये इंडिया का 39th यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अभी रिसेंटली इसको डिक्लेयर किया गया है। लास्ट मंथ दो ऐसे साइट्स थे, हेरिटेज साइट्स थे, जिनके ऊपर यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लग गया है और इसी के साथ इंडिया जो है अब 40 के क्लब में आ गया है। मतलब अब इंडिया में 40 यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है। साथ ही साथ वो जो 40 साइट्स है वो भी मैंने आपको बताया है, आप एक बार जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। देखिए ये जो यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें अब इंडिया के 40 ऐसे साइट्स हैं जिनके ऊपर यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लगा हुआ है, जिसमें से 32 कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड 1 मिक्सड प्रॉपर्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अब मैं आपको बता दूँ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा इन गुजरात वाज इन न्यूज़ वाई? देखिए अभी इसके ऊपर भी रिसेंटली यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग लगा है और इसी के साथ इंडिया के 40 यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं। अब मैं आपको इन दोनों प्लेसेस की थोड़ी थोड़ी डिटेल बता देती हूँ। रामप्पा के बारे में अगर आप देखिएगा तो ये आपको शोकेस करता है द आउटस्टैंडिंग क्राफ्टमैनशिप ऑफ ग्रेट काटाकिया डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। वहीं अगर आप धौलावीरा के देखिएगा तो धौलावीरा जो है एक हड़प्पन सिटी है इन द रन ऑफ कच्छ गुजरात। तो इन दोनों के ऊपर भी रिसेंटली यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज का टैग लग गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन जरी टू ऑफिशिएट इन ओलंपिक गेम्स? तो अभी रिसेंटली पवन कुमार जी का नाम इंक्लूड किया गया था, जिन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक्स जो भी रिसेंटली फिनिश हुआ है इसमें ये जरी के रूप में थे। ये शूटिंग स्पोर्ट्स में ये जरी के रूप में थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु was appointed as the chairman of Indian Federation of United Nations Association IFUNA? इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? तो भी रिसेंटली शंभुनाथ श्रीवास्तव जी जो हैं इनको भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन। अगर मैं आपको शंभुनाथ श्रीवास्तव जी के बारे में बता दूं तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ लोकायुक्त ऑफ छत्तीसगढ़ भी रह चुके हैं। अभी रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है। इन्होंने सक्सीड किया है मुगुल
राहुल सांगमा को जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे मेघालय के। अब मैं आपको IFUNA के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग फॉर इंटरनेशनल पीस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड टू प्रमोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसी। इट वॉज फाउंडेड बाय ए स्पेशल रिफॉर्मर आचार्य नरेंद्र देव एंड इट इज एफिलेटेड विथ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन विच इज जिसका हेडक्वार्टर अगर मैं आपको बताऊं तो उसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इट इज द ओनली बॉडी टू रिप्रेजेंट इंडिया इन UN फोरम एंड इट हैज द कंसल्टेटिव स्टेटस ऑफ UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली इसके चेयरमैन बने हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव जी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज US एम्बेसडर टू इंडिया। तो एरिका गासेटी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है US एम्बेसडर टू इंडिया। जब जॉय बिडेन इलेक्शन लड़ रहे थे उस टाइम पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और अभी ये लॉस एंजल्स के मेयर थी। रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है US एम्बेसडर टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली। देखिए पुलिस कमिश्नर दिल्ली अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं राकेश अस्थाना जी को, जिनका अभी रिसेंटली 31 जुलाई को रिटायरमेंट हुआ है डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF के पद से। सरकार ने इनको 1 साल का एक्सटेंशन दिया है और इस एक्सटेंशन के साथ इनको पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है हु वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मंगोलियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देखिए अभी रिसेंटली RK सब्रवाल जी को ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से नवाजा गया है जो कि मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर मैं आपको RK सब्रवाल जी के बारे में बताऊं तो ये चेयरमैन एंड MD हैं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के। रिसेंटली इनको इस अवार्ड से नवाजा गया है टुवर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ मंगोलियाज फर्स्ट एवर ऑयल रिफाइनरी। देखिए इस ऑयल रिफाइनरी के लिए नरेंद्र मोदी जी जब 2019 में मंगोलिया गए थे उस टाइम पे उन्होंने $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट उस टाइम पे मंगोलियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया था। इसी के साथ RK सब्रवाल जी ने वहाँ पे मंगोलिया का फर्स्ट एवर ऑयल रिफाइनरी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया है। चलिए अब मैं आपको ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार के बारे में बता देती हूँ। ये एक मोस्ट डिजायरेबल एंड प्रेस्टिजियस स्टेट अवार्ड है बियॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया विच इज़ हाईली वैल्यूएबल एंड डिस्टिंग्विश्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल हु हैव मेड एन इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन विथ देयर आउटस्टैंडिंग हार्ड वर्क इंटेलिजेंस एंड सिंसियरिटी टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ मंगोलिया एंड इट्स फ्रेंडशिप विद अदर नेशन एज वेल एज फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आर्ट कल्चर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। चलिए अगर यहाँ पे मंगोलिया का बात चला है तो मैं आपको 2-3 चीज़ इससे रिलेटेड बता देती हूँ। मंगोलिया का कैपिटल जो है वो उलन बातोर है और वहाँ की करेंसी अगर आप देखिएगा तो मंगोलियाई तोगरोगा है। मैं ये चीज़ आपको साथ के साथ इसलिए बताते जाती हूँ क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एग्जाम्स का नेचर हो गया है कैपिटल और करेंसी पूछने का, तो आपका कुछ भी स्किप ना हो इसलिए मैं आपको साथ के साथ कवर कराते चलती हूँ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन हु डाइड एट द एज ऑफ 112। 112 साल की उम्र में मरने वाले वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन कौन है? तो ये है आपको एमिलियो फोलेरस माववेज। ये रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। ये 112 साल के थे और इनके नाम बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन कंटेस्टेंट टू विन ह्यूजली पॉपुलर स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी क्राउन। ये क्राउन जो है वो जायला अवांत गाडे, इन्होंने ये टाइटल अपने नाम करा है। ये 14 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल है स्टेट ऑफ लुइसियाना की जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करा है। ये पहला टाइटल फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन कंटेस्टेंट है जिन्होंने ह्यूजली पॉपुलर स्क्रिप्ट नेशनल स्पेलिंग बी क्राउन टाइटल जो है इन्होंने अपने नाम किया है। नेक्स्ट है हमारा हु इज़ एलिसा लॉन्गकिन रिसेंटली सीन इन न्यूज़। देखिए आपको याद होगा कि 2019 में एक डेडली प्रोटेस्ट चला था जो चिली का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है ऑगोस्टो पिनोचेट डिक्टेटरशिप, उसके ऊपर ब्लेम किया जाता है कि उसमें सोशल इनइक्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो मेंबर्स चूज़ किए जाएंगे उसके लिए वहाँ पे वोटिंग हुई थी। पीपल्स से वहाँ के जो सिटीजन्स थे उन्होंने वोट किया था। इसके बेसिस पे वहाँ पे 155 मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए चूज़ किया गया है, जिसमें से एक है एलिसा लॉन्गकिन जो कि लीड करेंगी ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लीड करेंगी। ये मपुचे कम्युनिटी की है जो कि चिली का एक कम्युनिटी है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। इंडिजीनियस मपुचे कम्युनिटी है जिससे एलिसा लॉन्गकिन बिलोंग करती है। अब मैं आपको वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की जो बनाने की जो कमेटी चूज़ की है जिसमें 155 मेंबर्स हैं, इसमें से मोस्टली आपको लॉयर, टीचर, होम मेकर, साइंटिस्ट, सोशल वर्कर्स एंड जर्नलिस्ट हैं और 155 में से आधी से ज़्यादा महिलाएं हैं जिनको स्थान दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब तैयार हो जाएगा
9 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया है इसको तैयार होने के लिए। आप एक एक्सटेंशन ले सकते हैं 3 मंथ्स का, और उसके बाद आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके देना है, और इसका जो रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट होगा उसको सबमिट किया जाएगा रेटिफिकेशन के लिए इन ए नेशनल पैलेसी साइट विथ ऑल सिटीजन्स रिक्वायर्ड टू वोट। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बसवराज बोमई के बारे में। रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि रिसेंटली ये 23rd CM ऑफ कर्नाटका बने हैं। कर्नाटका में बीजेपी की सरकार बनी है, जिससे जो ओथ सेरेमनी थी उससे 2 दिन पहले BS येदियुरप्पा जी ने अपना रिजाइनेशन दे दिया था। इसके बाद बसवराज बोमई जी को CM ऑफ कर्नाटका रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। 23rd CM है वो कर्नाटका के। अब मैं आपको BS येदियुरप्पा जी की बसवराज बोमई के बारे में कुछ चीज़ें बता देती हूँ। ये 2 टाइम MLC है एंड 3 टाइम MLA हैं। अभी रिसेंटली CM ऑफ कर्नाटका चूज किए गए हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप कुमार जी के बारे में। दिलीप कुमार जी, जिनका ओरिजिनल नेम है मोहम्मद यूसुफ खान, इनको ट्रेजरी किंग ऑफ बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता था। रिसेंटली इनका 7 जुलाई को देहांत हो गया है। मुंबई में इनका देहांत हो गया था। अब मैं आपको इनके अचीवमेंट्स के बारे में बता देती हूँ। इन्होंने अपने कैरियर में 65 से भी ज़्यादा मूवीज़ की हैं। इन्होंने 1994 में एज ए एक्टर इनको लॉन्च किया गया था। ज्वार भाटा मूवी से इनको लॉन्च किया गया था। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज़ की हैं। ये पहले पर्सन थे जिनको फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया था 1954 में। इनके नाम बहुत सारे अवार्ड्स हैं। इनको पद्म भूषण से 1991 में, पद्म विभूषण से 2015 में, और दादा साहब फाल्के अवार्ड से 1994 में इनको नवाजा गया था। ही वॉन दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर हिज सिनेमेटिक एक्सीलेंस। इसके साथ साथ इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा निशानी इम्तियाज़ 1998 में, जो कि पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इससे इनको नवाजा गया था। ये पहले इंडियन रेसिपेंट है, पहले इंडियन पर्सन थे जिनको निशान इम्तियाज से नवाजा गया था। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं PK वारियर के बारे में। इन्होंने पॉपुलराइज करा था आयुर्वेदा को। रिसेंटली इनका देहांत हो गया है। इनको भी बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पद्मश्री। 1999 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था, और पद्म भूषण से 2010 में इनको नवाजा गया था। नेक्स्ट है हमारा रिचार्ड डॉनर, जो कि एक फेमस ब्लॉकबस्टर मूवी डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के। रिसेंटली इनका भी देहांत हो गया है। इन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारे मूवी, थ्रिलर, कॉमेडी, एडवेंचरस मूवी, बहुत सारे मूवीज़ किए हैं, और इन्होंने पहले पर्सन हैं जिन्होंने फर्स्ट सुपरमैन मूवी को क्रिएट किया था। नेक्स्ट है हमारा मेमून हुसैन के बारे में। ये फॉर्मर पाकिस्तान के PM रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये 12th प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। 2013 से 2018 तक का इनका कैरियर था पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के रूप में, और अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ है। 1999 में इनको अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ सिंध बाई दैन प्रेसिडेंट राफिक तरार के द्वारा। इनको गवर्नर ऑफ सिंध भी इनको अपॉइंट किया गया था। अब मैं आपको इनके पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बता दूं तो ये सीनियर लीडर थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। ये सीनियर लीडर थे। अभी रिसेंटली इनका देहांत हो गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बेनीगाल के बारे में। ये एक नेशनल अवार्ड विनिंग एनिमेशन फिल्म मेकर हैं एंड कार्टूनिस्ट थे, जिनका भी रिसेंटली देहांत हो गया है। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो इनकी एक मूवी थी द प्रिंस एंड द क्राउन ऑफ स्टोन। इनको बेस्ट एनिमेशन फिल्म ऑफ 2010 के अवार्ड से इनको नवाजा गया था। इनकी एक फेमस बुक भी है द ग्रीन ऑफ बंगाल एंड अदर स्टोरीज। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीवन वेनबर्ग के बारे में, जो कि नोबेल प्राइज विनर है फिजिक्स में 1979 में। अभी रिसेंटली इनका भी देहांत हो गया है। नेक्स्ट है हमारा नेम द 2 ऑर्गेनाइजेशन विच हैव बीन गिवन UNDP इक्वेटर प्राइज 2021। तो देखिए, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये है सहना कुंजा ट्रस्ट, और दूसरा है आपको आदिमलाई पजुरुंगा प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 से नवाजा गया है फॉर देयर एक्सेप्शनल अचीवमेंट इन शोकेसिंग लोकल इनोवेशन, नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन फॉर टैकलिंग बायोडाइवर्सिटी lost and climate change and achieving their local development goals. The 2 Indian communists are among the 10 winners of the prestigious honor of UNDP this year globally. ये अवार्ड जो है वो आपको बाइनली दिया जाता है by UNDP to recognize communities' effort to reduce poverty through the conservation and sustainable use of biodiversity. अगर मैं आपको इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ तो अद्दा मिलाई जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें 1700 मेंबर्स है, कोऑपरेटिव मैनेज्ड है एंड रन entirely by indigenous people from the Nilgiri Biosphere Reserves in Tamil Nadu, and its work in the past 8 years has improved livelihood across 147 villages by processing and marketing a diverse range of forest produce and crops.
वहीं अगर मैं आपको स्नेहा कुंजा ट्रस्ट के बारे में बताऊं, तो ये ट्रस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव वेटलैंड्स को एंड कोस्टल इकोसिस्टम को इन द वेस्टर्न घाट एंड द कर्नाटका कोस्ट फॉर 45 ईयर्स विद ए फोकस ऑन कम्युनिटी बेस्ड रेस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन। इन दोनों जो अवार्ड विनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको आपको US डॉलर 10,000 रुपीज़ दिया जाएगा एंड अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन ए सीरीज ऑफ स्पेशल वर्चुअल इवेंट्स एसोसिएटेड विद यूनाइटेड नेशंस, जनरल Assembly, the Nature for Life Hub and UN Food System last later this year। ये जो पूरी विनिंग जो कम्युनिटी थी, देखिए ये जो इक्वेटर प्राइज है UNDP इक्वेटर प्राइज जो आपको 2002 से दिया जा रहा है, तो अभी तक 255 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है ओवर 80 कंट्रीज। अब ये भी जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है उस क्लब में इंक्लूड हो चुका है। द वर्चुअल इवेंट सेरेमनी इज शेड्यूल फॉर 4 अक्टूबर 2021। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोल्ड रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स हैज़ बीन गिवन टू। ये जो अवार्ड है वो आपको इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं एंड फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक रह चुके हैं कौशिक बासु जी, इनको इस अवार्ड से रिसेंटली नवाजा गया था। अगर मैं आपको बासु के बारे में बता दूं, कौशिक बासु जी के बारे में बता दूं, तो ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के एट कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। ही हैड ऑल्सो सर्व्ड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर फ्रॉम 2009 to 2012। बासु इज ऑल्सो रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण, इनसे भी इनको नवाजा जा चुका है। अब मैं आपको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के बारे में बता देती हूँ। देखिए ये जो अवार्ड है प्रेस्टिजियस अवार्ड है, हम्बोल्ट अवार्ड। ये आपको स्पॉन्सर किया जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा एंड अवॉर्डेड टू एज मेनी एड 100 रेसिपिएंट ईच ईयर। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड honored scientists and economists from across the world for their work। इस अवार्ड के साथ आपको 60,000 यूरोज भी दिया जाता है एंड ऑफर टू कैरी आउट रिसर्च प्रोजेक्ट एट ए साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन जर्मनी फॉर अप टू 12 मंथ्स। ये 2 बेनिफिट्स इस अवार्ड के साथ दिया जाता है। इस साल ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड जो है वो कौशिक बासु जी को दिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 74th कांस फिल्म फेस्टिवल 2021। देखिए अभी रिसेंटली कांस फ्रांस में 74th कांस फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको कांस का बताऊँ तो यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है पाल्म डी और अवार्ड, जो कि इस बार टाइटन की जो डायरेक्टर है जूलिया डुकोना, फ्रांस की है ये, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। कांस का सबसे इंपॉर्टेंट अवार्ड यही है। अब मैं आपको मेजर अवार्ड्स की तरफ बढ़ती हूँ। अगर आप कांस में देखिएगा तो बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो टाइटन को दिया गया है, जिसके डायरेक्टर है जूलिया डोकोरोना। टाइटन जो है एक हॉरर मूवी थी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अगर आप देखिएगा तो सेलेब लॉडी जोस को दिया गया था, इनकी मूवी है नित्रम, इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। बेस्ट एक्ट्रेस देखिएगा तो रेनेटे रिनसेवे, इनकी मूवी थी वरेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इनको इस मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। बेस्ट डायरेक्टर अगर आप देखेंगे तो लियोस कैरेक्स फॉर एनिटी के लिए इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। देखिए अब मैं आपको बेस्ट फिल्म की जो था टाइटन, इसके डायरेक्टर थी जूलिया डुकोरोना, इनको पाल्म डी और अवार्ड से नवाजा गया था। ये 28 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी भी फीमेल को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड चाइना रिसेंटली ज्वाइन द G20 OECD tax framework deal। The framework has fixed the global minimum corporate tax at dash and set to come to force by dash। देखिए पहले मैं आपको OECD का फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसमें 130 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसमें आपको G20 के भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया और चाइना भी। इसके G20 OECD टैक्स फ्रेमवर्क डील में इंडिया और चाइना भी इसकी मेंबर्स हैं। यहाँ पे रिसेंटली ग्लोबल मिनिमम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो फिक्स किया गया है, जो कि 15% फिक्स किया गया है और इसको फोर्स में लाया जाएगा 2023 से। अब मैं आपको ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में बता देती हूँ। देखिए ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो होता है वो एप्लीकेबल होता है ग्लोबल कंपनीज के लिए विथ ग्लोबल एनुअल रेवेन्यूज ऑफ एटलीस्ट 20 बिलियन यूरोज एंड ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ओवर 10%। जो भी ग्लोबली ऑपरेटिंग कंट्रीज इन 2 क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेगी, उनको मैंडेटरी 15% का टैक्स जो है वो आपको देना ही पड़ेगा। देखिए इस ग्लोबल मिनिमम टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स को इंट्रोड्यूस करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव है
is to prevent global companies from shifting to low tax regions to secure extended profit. The 15% tax is expected to generate an estimated USD 150 billion additional tax revenue each year. ये जो ग्लोबल टैक्स था वो आपको जॉय बिडेन जी के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था कि इसको लाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ग्लोबल ऑपरेटिंग कंपनीज क्या करती है, उन रीजन में शिफ्ट कर लेती है जहाँ पे लो टैक्सेस रहता है, ताकि उनको प्रॉफिट मार्जिन जो है उनका काफ़ी ज़्यादा रहे। तो अगर ग्लोबल मिनिमम टैक्स अगर आ जाएगा तो आप कहीं भी अपनी कंपनीज को शिफ्ट कर लीजिए, आपको मिनिमम 15% का जो टैक्स है वो आपको देना ही पड़ेगा। तो इससे जो रेवेन्यू है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स 15% फिक्स किया गया है और 2023 से ये मैंडेटरी हो जाएगा। सारी भी ग्लोबल जितनी भी ऑपरेटिंग कंपनीज हैं उनको देना ही पड़ेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकम इंडियाज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी टू प्रोक्यूर क्रूड ऑयल फ्रॉम गुयाना। तो IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहली पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी बनी है जो कि प्रोक्यूर करेगी क्रूड ऑयल फ्रॉम गुयाना, और इसको रिफाइन किया जाएगा IOCL की प्रदीप रिफाइनरी इन उड़ीसा में। IOC ऑल्सो इंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोक्यूर 3 मिलियन टन ऑफ US क्रूड। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU विथ घाना एटॉमिक एनर्जी कमीशन ड्यूरिंग द सेकेंड इंडिया घाना फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन हेल्ड एट एक्रा, जो कि घाना का कैपिटल है। तो अभी रिसेंटली ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी ए पार्टनरशिप, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने MOU साइन किया है घाना एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ। देखिए ये जो ये जो MOU साइन किया गया है इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, टू फैसिलिटेट human resource development and capacity building for development and strengthening the technical capabilities of GAEC। ये सेकेंड अभी रिसेंटली इंडिया और घाना का फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का सेकेंड मीटिंग हुआ था। इससे पहले अगर आप देखिएगा तो 2019 में यहाँ का फर्स्ट मीटिंग हुआ था। इसी मीटिंग में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। इंडिया की तरफ से राहुल चावड़ा जो कि सेक्रेटरी हैं इकोनॉमिक रिलेशंस के, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इन दोनों साइड ने रिव्यू किया बायलैटरल को, रीजनल एंड इंटरनेशनल इशूज़ को यहाँ पर डिस्कस किया गया था। साथ ही साथ इंडिया ने घाना को 50,000 कोविड के जो वैक्सीन है वो भी यहाँ पर डोनेट किए इंडिया ने घाना को। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टू ऑर्गेनाइज फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट। तो इंडो पैसिफिक बिजनेस समिट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर के रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा था। ये जो है वो आपको वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है डेवलपिंग ए रोड मैप फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। ऑब्जेक्टिव था इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे टू डिस्कस हाउ इंडिया एंड अदर कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन कैन इनहेंस इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये इसका बेसिक डिस्कशन था। यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस किए गए थे वेयर फिजिकल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन, स्टार्टअप, हेल्थ केयर, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रीजन, क्लाइमेट चेंज, ब्लू इकोनॉमी एंड अदर्स। ये सारे कुछ टॉपिक्स थे जो कि इस समिट में यहाँ पे डिस्कस किए गए थे। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने डिलीवर किया था यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इंडो पैसिफिक रीजन का जो मीटिंग हुआ था वर्चुअली, इसमें इंडिया को पीयूष गोयल जी ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली साइंड एन MOU विथ इंडिया फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए अगर मैं आपको BPSC का बताऊं या फिर किसी भी PCS का बताऊं तो MOU से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। मतलब आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो MOU है वो कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में साइन किया गया है या फिर कौन सी कंट्री और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के बीच में साइन किया गया, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेगा तो एक MOU साइन हुआ है इंडिया एंड गाम्बिया के बीच में इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस एंड पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के कॉर्पोरेशन के लिए। गाम्बिया का कैपिटल बेंजूल है, करेंसी अगर आप देखिएगा तो गैम्बियल डेलसाई है। नेक्स्ट न्यूज है हमारा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर विजिटेड रशिया एंड जॉर्जिया टू स्ट्रेंथन टाइज एंड कॉर्पोरेशन। इंडिया और रशिया के बीच में भी रिसेंटली 2+2 डायलॉग हुआ है ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर एज पर द म्यूचुअल कन्वीनियंस इन 2021। वहीं अगर आप जॉर्जिया का देखिएगा तो हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है S जयशंकर, उन्होंने अभी रिसेंटली वहाँ
की 17th सेंचुरी की जॉर्जियन क्वीन थी एसटी केतवन। उनकी कुछ अवशेष मिले थे ओल्ड गोवा के एसटी ऑगस्टियन चर्च में नियरली 16 ईयर्स पहले वहाँ पे कुछ अवशेष मिले थे एसटी केतवन के। अभी रिसेंटली जॉर्जिया को रिक्वेस्ट करने पे उनको सौंपा गया है। वहाँ पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने महात्मा गांधी की एक स्टैचू है उसको भी अनवील्ड किया है इन तिबिलिसी पार्क जॉर्जिया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली रिवाइज्ड इट्स रेल सर्विस एग्रीमेंट विद इंडिया टू परमिट मूवमेंट ऑफ कार्गो बिटवीन द कंट्रीज वाया ए थर्ड कंट्री पोर्ट। तो ये जो रेल सर्विस एग्रीमेंट है वो इंडिया और नेपाल के बीच में रिसेंटली रिवाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री एग्रीड टू प्रोवाइड सस्टेनेबल फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू गिफ्ट सिटी ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग विथ इंडिया। तो ये जो फर्स्ट फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग था वो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम्स के बीच में हुआ था। वहीं पे इस चीज़ के लिए एग्री किया गया था कि सस्टेनेबल फाइनेंशियल सॉल्यूशन टू गिफ्ट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द कंट्री दैट पार्टिसिपेटेड विथ इंडिया इन इट्स 21st सेशन ऑफ ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो ये जो कंट्री बनी है 21st सेशन ऑफ ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये आपको इंडिया और इटली दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिया के जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने को चेयर किया था द सेशन अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनल कॉर्पोरेशन इन इटली। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट पार्टनर्ड विथ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इम्प्रूव इट्स फूड सिक्योरिटी स्कीम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए ये जो पार्टनरशिप है वो अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट और वर्ल्ड एफपी के बीच में हुआ है। एफपी के बीच में अगर मैं आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में बताऊँ तो एक फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस का। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, द लार्जेस्ट वन फोकस ऑन हंगर एंड फूड सिक्योरिटी। अगर आपको मैं WFP का हेडक्वार्टर बताऊँ तो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। अब मैं इस स्कीम की तरफ बढ़ती हुई, तो ये जो पार्टनरशिप हुई है इसकी तरफ हम लोग देखते हैं कि क्या है। इस पार्टनरशिप के तहत आपको ट्रांसपेरेंसी लाया जाएगा, डिजिटलाइजेशन को यूज़ किया जाएगा, सप्लाई एंड फूड ग्रेन्स रिसिव्ड बाय द बेनिफिशरीज फॉर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ TPTS। इसके तहत आपको डिजिटलाइजेशन को यूज़ किया जाएगा, डिजिटल डैशबोर्ड्स बनाए जाएंगे ताकि जिनको सप्लाई कितना हुआ और कितने बेनिफिशरीज ने रिसीव किया इस चीज़ को ट्रांसपेरेंट किया जाएगा। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से क्लेम किया जाता है कि हमने इतना फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट करा, लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं उनको नहीं मिल पाता है। तो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के लिए ये जो एग्रीमेंट है, ये जो पार्टनरशिप है, इन दोनों के बीच में साइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, इसरो सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स थर्ड लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट ऑफ द लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन। नेम द इसरो मिशन वेयर द इंजन विल बी डिप्लॉयड। ये जो इंजन है विकास इंजन, इसको गगनयान मिशन में यूज़ किया जाएगा। गगनयान मिशन वही है जिसके तहत 3 जो क्रू मेंबर्स रहेंगे उनको स्पेस पे 5 to 7 डे के पीरियड के लिए भेजा जाएगा 2022 से 2023 के लिए। नेक्स्ट है हमारा, द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैव साइंड एन MOU विथ विच मिनिस्ट्री फॉर म्यूचुअल कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ पोलर बायोलॉजी। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के साथ रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी ने एक MOU साइन किया है जिसके तहत आपको पोलर बायोलॉजी के लिए कोलैबोरेशन जो है इसके लिए इन दोनों के बीच में MOU साइन किया गया है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली PM नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश का विजिट किया था जुलाई 2021 में। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट ईयर आपको इलेक्शन भी होने वाला है, तो PM मोदी का जो विजिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे PM मोदी इन्होंने विजिट किया था तो उस टाइम पे यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर इन्होंने 100 बेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को इनॉग्रेट किया था। वहाँ पर एक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर है उसको भी इस्टेब्लिश किया था अंदर प्रसाद स्कीम। Phase 2 वॉज इनॉग्रेटेड एट वाराणसी। साथ के साथ रुद्राक्ष एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन and convention center built at a cost of INR 200 crore from Japan Finance Assistance was inaugurated at वाराणसी। तो PM मोदी जब उत्तर प्रदेश की विजिट के लिए गए थे तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो आपको इनॉग्रेशन कहेंगे वो PM मोदी के द्वारा वहाँ पे किया गया था। ये इनके 3 मेजर हाईलाइट्स थे UP विजिट का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज दैट वर्चुअली पार्टिसिपेटेड अलॉन्ग विथ इंडिया इन द ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज 2021 जिसको हम TTX 2021 कहते हैं ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो ये जो आपको एक्सरसाइज है वो इंडियन नेवी श्रीलंका एंड इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव्स के बीच में हुआ था। इन तीनों कंट्रीज़ ने यहाँ पे जो है वो आपको वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इंडिया हैज़ रिसीव्ड फर्स्ट बैच ऑफ MH-60R हेलीकॉप्टर फ्रॉम विच कंट्री। तो रिसेंटली इंडियन नेवी जो है उन्होंने रिसीव किया है फर्स्ट बैच ऑफ
MH-60 आर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी। ये जो हेलीकॉप्टर है ना, इसके मैं आपको कुछ स्पेशलिटीज़ बता देती हूँ। ये जो हेलीकॉप्टर है वो आपको ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, डिजाइन टू सपोर्ट मल्टीपल मिशन विथ इनहेंस्ड परफॉर्मेंस लाइक वर्टिकल रेप्लीमेंट, सर्च एंड रेस्क्यू एंड कम्युनिकेशन। इसके लिए इसको बेसिकली यूज़ किया जाएगा। इंडक्शन ऑफ ऑल वेदर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कम विथ एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन वारफेयर इन इंडिया यूएस बायलैटरल टाइज। इसके लिए जो टोटल आप कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट देखिएगा वो आपको $2.4 मिलियन USD का टोटल कॉस्टिंग आया है यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को। और इसके लिए जो डील है वो आपको 2020 में साइन किया गया था, इस परचेज के लिए डील साइन किया गया था। ये जो हेलीकॉप्टर है वो आपको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है लॉकहीड मार्टिन, ये कंपनी है यूएस की, इसके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु बिकम द वर्ल्ड लीडिंग रन स्कोरर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो इन सारे फॉर्मेट्स में जितने भी जो क्रिकेट के फॉर्मेट्स होते हैं इसमें मिथाली राज जो है वो लीडिंग रन स्कोरर है, इन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर करे हैं। अगर मैं आपको मिथाली राज के रन्स के बारे में बता दूं तो मिथाली राज जो हैं इन्होंने बहुत सारे मैचेस खेले हैं। ये इंडियन टीम की कैप्टन भी है, अभी के टाइम पे इंडियन क्रिकेटर टीम की ओडीआई की कैप्टन है ये, और ये लीडिंग स्कोरर है वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट इन 3 फॉर्मेट्स। अगर आप देखिएगा इनका टोटल स्कोर तो इन्होंने 317 मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 10,277 इनका टोटल स्कोर है। सी इज़ द ओनली इंडियन क्रिकेटर एंड द सेकंड इंटरनेशनल क्रिकेटर टू स्कोर मोर देन 10,000 रन इन वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेट। मिथाली टॉप द ICC ODI women's batting ranking for the 8th time. She achieved the feat for the first time in April 2005. अगर आप देखिएगा तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इन मोर देन 200 ODIs एंड हैज़ स्कोर्ड 6,974 रन्स। वहीं अगर आप देखिएगा तो इनके नाम जो है मोस्ट रन्स हैं वुमेंस ODI में, इनके पास ये भी रिकॉर्ड है कि इन्होंने वुमेंस ODI में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करे हुए हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 6th ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग 2021 दैट वाज वर्चुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया ऑन 2 जुलाई 2021। तो देखिए इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम है बॉन्डिंग एंड हार्मोनाइजिंग कल्चर सिनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली गॉट सर्टिफाइड बाय WHO एज मलेरिया फ्री। तो रिसेंटली जो मलेरिया फ्री का जो सर्टिफिकेट है वो चाइना को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हु चेयर्ड द 8th ब्रिक्स एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग वेयर ए ज्वाइंट डिक्लेरेशन वाज साइंड ऑन स्ट्रेंथिंग हायर एजुकेशन। तो ये जो मीटिंग है इसको संजय धोत्रे जी ने इंडिया की तरफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था, इंडिया को संजय धोत्रे जी ने। देखिए मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि क्या पीडी किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ऑनेस्टली बताऊं बहुत सफिशिएंट है, आप पीडी को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप WPCS का एग्ज़ाम दीजिए, UPPCS का एग्ज़ाम दीजिए या फिर JPSC का या BPSC किसी भी एग्ज़ाम दीजिए, आप पीडी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इवन आप लास्ट ईयर का भी देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ पीडी में ही आपको मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेगा। तो आप हर एक मंथ के पीडी को मेरी तरफ से सजेशन है कि आप थॉरोली एक बार पढ़िए। मैं आपको डिटेल एनालिसिस का एक वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ, साथ में मैं उसका आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप विथ टाइम उसको रिवाइज करते रहें। लेकिन हाँ, एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताती हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए आप BPSC का एग्जाम दे रहे हैं तो आप BPSC से रिलेटेड कोई भी एक करंट अफेयर्स का MCQ का बुक परचेस कर लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी ले सकते हैं, बहुत सारे जगह फ्री पे भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे, क्योंकि करंट अफेयर्स ना आप 2 दिन या 3 दिन में कवर कभी नहीं कर पाएंगे। आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आप याद नहीं रख सकते हैं। इसको आपको लाइक मैथ्स हर दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप इसमें परफेक्ट हो सकते हैं। और आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो आप करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है ना, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इसका वेटेज बढ़ता ही जा रहा है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बाकियों से आगे कर सकता है, तो बिल्कुल आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप पढ़िए, हर डेली बेसिस पे पढ़िए करंट अफेयर्स को और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन BPSC का आपको डेट डिक्लेयर कर दिया गया है, विदिन 1 और 2 डेज आपको पास उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो जो लोग BPSC के लिए सीरियस कैंडिडेट हैं या फिर पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कोई भी एक टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए किसी भी इंस्टीट्यूशन का जिस पे आपको फेथ है, आप परचेज कर लीजिए और आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। चाहे आप सब्जेक्ट्स लेंगे उसको भी प्रैक्टिस कीजिए, करंट अफेयर्स इसको तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस ही
एक की है जिससे आप इसको मास्टर कर सकते हैं। तो यही मेरी तरफ से सजेशन है। हर एक एग्ज़ाम के लिए पीडी सफिशिएंट है। अगर आप कोई, जैसे मेरे पास आता है कि बनारस यूनिवर्सिटी का अगर आप कोई एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या इसके लिए पीडी सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है। लेकिन आप बनारस यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होता है बीएचयू का, आप उसका कोई एक करंट अफेयर्स का मैगज़ीन ले लीजिए, एमसीक्यू का मैगज़ीन ले लीजिए और आप उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। तब आपका श्योर शॉट रहेगा। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये जो पर्टिकुलर आपको सेक्शन है, ये आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा और आप मास्टर कर सकते हैं। मेरी तरफ से सजेशन है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट डेवलप्ड हेल्मा पी हाई एनर्जी लेजर फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन पावर, अ लेजर पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। ये जो ड्रोन सिस्टम है वो फ्रांस के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2021 स्टेफन लेफवेन वॉज री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो स्टेफन लेफवेन जो है, इनको रिसेंटली स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर री इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जुलाई 2021 जोसेफ लैम्बर्ट वॉज अपॉइंटेड एज द इंटर्म प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इनको रिसेंटली इंटर्म प्रेसिडेंट बनाया गया है हैती का। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये फॉरेन के अपॉइंटमेंट्स। इवन आप इंडिया का अपॉइंटमेंट्स देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस टॉपिक को बिल्कुल कवर कीजिए। मैंने आपको रिसेंटली लास्ट 6 मंथ्स के अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करे हैं और आपको मैं जल्दी ही सितंबर तक अप टू डेट कर दूंगी, ताकि अगर आगे जो भी, जैसे भी आपको बीपीएससी का सीडीपीओ होने वाला है, इसके लिए आपको हेल्प मिल सके, बीपीएससी के लिए आपको हेल्प मिल सके, मैं आपको अप टू डेटेड करती रहूँगी। जितने भी टॉपिक बाइज टॉपिक मैंने आपको कवर कराया है, उन सारों वीडियोस का जो अपडेटेड वर्जन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड आसियान कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। देखिए, इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थीम है टुवर्ड्स 2050 लिविंग इन हार्मोनी विथ नेचर। अगर आप इसके कुछ मेजर हाइलाइट्स देखिएगा तो ये जो पूरा कॉन्फ्रेंस है वो गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया और आसियान सेंटर, इन दोनों ने मिलकर के इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क ऑफ आसियान दैट इंक्लूड्स 21 एक्शन टारगेट फॉर 2030 टू रिड्यूस the threat to biodiversity was announced during the conference. Next question भी हमारा important है, where is the conference of parties to the convention on biodiversity, जिसको हम COP15 scheduled to be held। ये जो पूरी मीटिंग है वो आपको कुनमिंग चाइना में शेड्यूल्ड है। ये आपको 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2021 के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेटेड इन द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। वेयर डिड द मीटिंग टेक प्लेस। ये जो मीटिंग है वो आपको दुशांबे ताजिकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है हमारा, हु चेयर्ड द 7th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड ऑन 15 जुलाई 2021। तो ये मीटिंग जो है उसमें हमारे जो यूनियन लेबर मिनिस्टर हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ये जो मीटिंग है वो आपको इंडिया के प्रेसिडेंसी में रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेम द कंट्री दैट हैव रिसेंटली फॉर्म्ड क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक ग्रुप फॉर्म्ड फॉर इनहेंसिंग रीजनल कनेक्टिविटी। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक ग्रुप है जिसका मेन फोकस है इनहेंस्ड रीजनल कनेक्टिविटी, ये जो ग्रुप है वो, इसमें आपको नेम जो कंट्रीज हैं वो है आपको यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान जो है ये एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है, फॉर ए लॉन्ग टाइम बीन टाउटेड एज ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर द कंट्री। अफगानिस्तान को बॉर्डर करता है आपको पाकिस्तान टू द ईस्ट, साउथ ईरान टू द वेस्ट, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान इन द नॉर्थ एंड चाइना टू द नॉर्थ ईस्ट। तो ये 4 कंट्रीज का ये क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक ग्रुप रिसेंटली फॉर्म किया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 18 जुलाई 2021 शेर बहादुर देउबा बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये रिसेंटली आपको प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के। नेपाली कांग्रेस से ये बिलोंग करते हैं और नेपाली कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर भी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम द कॉन्टिनेंट विच हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट कॉन्टिनेंट टू कंप्लीट कलेक्शन ऑफ डिजिटल लैंड यूज डाटा। तो ये डिजिटल लैंड यूज डाटा का जो कंप्लीट कलेक्शन है उसने अफ्रीका ने पहली कॉन्टिनेंट बनी है जिसने रिसेंटली इसको कंप्लीट किया है। ये जो पूरा सर्वे है वो आपको 2018 से 2020 तक कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे 100+ पैरामीटर्स थे जिनके बेसिस पे यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया गया है। और ये जो पूरा इनिशिएटिव है सर्वे का वो आपको FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड अफ्रीकन यूनियन कमीशन, इन दोनों ने मिलकर के इसको कंडक्ट किया है। ये जो सर्वे है इसमें कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया जो है आउटसाइड ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। अगर आप देखिएगा 2018 के कंपैरिजन में तो यहाँ पे 25% का ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया जो है उसमें आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और एक और चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ कि इस डाटा को बेसिकली अफ्रीकन के जो एजेंसीज हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाएगा टू फाइट अगेंस्ट हंगर, इसके लिए इसको यूज़ किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिका ओपन डील। देखिए एरिका ओपन डील क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अफ्रीका ओपन डील। देखिए ये एक इनिशिएटिव है टू कंडक्ट लैंड डाटा ऑन अफ्रीका यूजिंग कलेक्ट अर्थ एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बाय FAO। देखिए यहाँ पे भी जो डाटा है वो आपको 100 पैरामीटर्स के बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आपको गूगल अर्थ का जो मैप है उन सब का भी यूज़ करके यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया जाता है। और ये जो पूरा डाटा है वो आपको FAO एंड अफ्रीकन यूनियन कमीशन इन दोनों ने मिल करके इन सारे सर्वे को कंप्लीट किया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियो पास दालामिनी बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये रिसेंटली आपको एस्तवानी की न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगर मैं आपको एस्तवानी के बारे में बताऊं तो ये एक लैंडलॉक कंट्री है, साउथ अफ्रीका का लैंडलॉक कंट्री है। इसका अगर आप कैपिटल देखिएगा तो आपको मवाबेन और लोम्बाम्बा ये दो इसके कैपिटल्स हैं। यहाँ की करेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीकन रांड एंड स्वेजी लिंगोनी, ये दो यहाँ का करेंसी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेट्रो क्रिस्टेलो बिकम द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ विच कंट्री। तो पेट्रो क्रिस्टेलो के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये रिसेंटली पेरू के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा एरियल हेनरी के बारे में, बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये आपको हैती के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। देखिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आती हूँ अपॉइंटमेंट्स का, उसमें मैं आपको ये भी कवर कराऊंगी ताकि आपका अप टू डेटेड रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए रहते हैं वो नेशनल के जितने अपॉइंटमेंट्स होते हैं ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक पर्टिकुलर वीडियो पहले भी मैं लेकर के आई हूँ जिसमें मैंने आपको लास्ट 6 मंथ्स का कराया था और आगे मैं आपको जुलाई से बहुत जल्दी ही कवर करा दूंगी ताकि आप अपडेटेड रहें और आपको एक जगह पूरा कंपाइलेशन मिल जाए अपॉइंटमेंट्स का। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबी अहमद के बारे में। हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इथियोपिया। ही बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी। देखिए अबी अहमद जो है वो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज 2020 से नवाजा गया था। और अबी अहमद जो है अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं इथियोपिया के, और ये इथियोपिया की रूलिंग पार्टी है प्रोस्पेरिटी पार्टी, इस पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द कंट्री दैट रिसेंटली कंडक्टेड ए सक्सेसफुल ट्रायल ऑफ S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये जो मिसाइल है वो आपको रशिया का है, अभी रिसेंटली इसका ट्रायल कंप्लीट किया गया है। अगर मैं आपको इस मिसाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँ तो ये कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका रेंज जो है वो आपको 600 किलोमीटर्स तक रहेगा। साथ ही साथ इस मिसाइल की कैपेसिटी है कि ये आपको स्पेस से भी अटैक कर सकता है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स है इस जो ये रशिया का जो S-500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट हैज रिसेंटली अनवील्ड इट्स न्यू IT पॉलिसी फॉर 2021 टू 2024। देखिए ये जो न्यू IT पॉलिसी है वो आंध्र प्रदेश के जो CM है उनके द्वारा भी रिसेंटली इसको अप्रूवल दिया गया है। ये जो पॉलिसी है न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी वो 2021 से 2024 के लिए अभी रिसेंटली इसको अप्रूवल दिया गया है और इसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको आंध्र प्रदेश के अंदर 55,000 प्लस जॉब्स आपको देखने को मिल सकती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ऐसा कहा जा रहा था कि इनडायरेक्टली अगर आप देखिएगा नंबर ऑफ जॉब्स तो वो आपको 1 लाख प्लस आपको देखने को मिलेगा। ये जो पूरी पॉलिसी है वो आपको 31 मार्च 2024 तक वैलिड रहेगी। अब मैं आपको इस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ। देखिए इस पॉलिसी का पर्पस है जॉब क्रिएशन एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, ए रोबस्ट एंड होलिस्टिक बिजनेस environment would be created and the IT, electronic and communication department would be transformed into a revenue center to achieve self sustain। ऐसा कहा जा रहा है इस पॉलिसी के अंदर कि आगे वाले आने के 10 सालों के अंदर इस पॉलिसी की वजह से जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों ही तरीके से आपको रेवेन्यू जो है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा इस पॉलिसी की वजह से मिल सकता है। अब मैं आपको इस पॉलिसी की कुछ स्पेशलिटीज़ बता देती हूँ। देखिए इस पॉलिसी के अंदर मैंने आपको बताया कि जितने भी IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की जो डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं इनको तो आपको रेवेन्यू सेंटर
सेंटर्स में कन्वर्ट किया ही जा रहा है। साथ ही साथ इस पॉलिसी के अंदर जो स्टार्टअप बिजनेस वाले हैं उनको एंड टू एंड का सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अंदर आपको एक आईटी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी रिसर्च यूनिवर्सिटी भी विशाखापट्टनम में डेवलप किया जा रहा है। और इसकी एक और स्पेशलिटी है कि इस पॉलिसी के तहत आपको डिजिटल लाइब्रेरी, वर्कशॉप्स, ये सब जो है आपको पंचायत लेवल पे आपको एसेस किया जाएगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे इस आईटी पॉलिसी फॉर 2021 टू 2024। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेम द 3 मोन्यूमेंट्स ऑफ आंध्र प्रदेश दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज आदर्श स्मारक। पहले मैं आपको आदर्श स्मारक के बारे में बता देती हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा 2014 में ये स्कीम जो है वो आपको लॉन्च किया गया था। इसके तहत बेसिकली क्या है, किसी भी पर्टिकुलर साइट को टूरिस्ट फ्रेंडली बनाना, ये इसका बेसिक पर्पस है। जिन भी साइट्स के ऊपर, जिन भी मोन्यूमेंट साइट्स के ऊपर या फिर और अदर साइट्स के ऊपर आदर्श स्मारक का टैग लग जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है एज आदर्श स्मारक, वहाँ पे कुछ टूरिस्ट फ्रेंडली फैसिलिटीज़ लाइक वाईफाई, कैफेटेरिया, इल्यूमिनेशन सेंटर्स, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, ये कुछ एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है ताकि टूरिस्ट अट्रैक्ट हो सके। जब वो आए तो ये टूरिस्ट फ्रेंडली स्पेस रहे। तो बेसिक पर्पस यही है आदर्श स्मारक लगाने का। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था क्योंकि आंध्र प्रदेश के 3 मोन्यूमेंट साइट्स जो हैं उनको आदर्श स्मारक एज ए आदर्श स्मारक आइडेंटिफाई किया गया है। और ये 3 साइट्स हैं मोन्यूमेंट्स एट नागार्जुन कोंडा, बुद्धिस्ट रिमेन एट सालीहुंडम, वीरभद्रा टेम्पल एट लेपची। ये 3 साइट्स हैं जिनको अभी रिसेंटली आदर्श स्मारक का टैग लग गया है। और ये जो पूरा इनिशिएटिव है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। इसके तहत आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैज़ बीन रीनेम्ड एज। अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदल करके हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। स्टेट दैट हैज अनवील्ड इट्स न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 ऑन 13 जुलाई 2021। ये जो न्यू पॉलिसी है वो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका अगर आप देखिएगा इसको अनाउंस करने के टाइम पे ये चीज़ कहा गया था कि इस पॉलिसी को लॉन्च करने का बेसिक एम है कि यहाँ पे 10% शेयर जो है वो आपको सच व्हीकल्स का रहे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रहे। यहाँ पे 10% शेयर बाय 2025, ये इसका बेसिक पर्पस है। अभी रिसेंटली वहाँ के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे जी, उनके द्वारा इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया था। अब मैं आपको इस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता देती हूँ। इस पॉलिसी का बेसिक टारगेट ही यही है कि 2025 तक यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो टोटल व्हीकल्स का 10% हो। साथ ही साथ यहाँ का टारगेट है कि यहाँ पे जो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाती है वो आपको 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो। लाइक मुंबई, पुणे, नागपुर एंड औरंगाबाद और नासिक, ये कुछ सिटीज़ है जहाँ पे जो पब्लिक व्हीकल्स यूज़ की जाती है वो आपको 25% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो रहे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको मैं बता दूँ कि इसका बेसिक टारगेट ये भी है कि महाराष्ट्र को टॉप प्रोड्यूसर बनाना बैटरी ड्राइवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इन इंडिया इन टर्म ऑफ एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो ये कुछ बेसिक टारगेट्स थे इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच कंपनी रिसेंटली डिलीवर्ड द फर्स्ट सेट ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको हम MRSAM टू इंडियन एयरफोर्स। तो ये जो पहली कंपनी बनी है वो आपको भारत डायनेमिक लिमिटेड है, जिसने रिसेंटली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो इंडियन एयरफोर्स को रिसेंटली डिलीवर किया है। अगर मैं आपको MRSAM के बारे में बताऊँ तो इसकी अगर आप कैपेसिटी देखिएगा तो 70 किलोमीटर्स का इसका रेंज है एंड स्पीड ऑफ मार्च 2। ये 2 इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक कंपनी वर्जिन ऑर्बिट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़पेपर एंड TBY। देखिए ये जो कंपनी है वर्जिन ऑर्बिट, इसने भी रिसेंटली 7 सैटेलाइट्स फ्रॉम 3 कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड एंड पोलैंड, इन 3 कंट्रीज के 7 सैटेलाइट्स को यूजिंग मॉडिफाइड बोइंग 747 एयरक्राफ्ट अभी रिसेंटली इनको लॉन्च किया है। तो इस वजह से वर्जिन ऑर्बिट जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रही थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री इज टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है वो आपको इंडोनेशिया में बिल्ड किया जाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन आपको 2022 में बिगिन हो जाएगा और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 2024 तक पूरा कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये जो फ्लोटिंग फार्म है वो एक MOU के तहत तैयार किया जा रहा है और ये MOU सिंगापुर, सनसीप ग्रुप एंड बतम इंडोनेशिया फ्री जोन अथॉरिटीज के बीच भी साइन किया गया था टू बिल्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म एंड एनर्जी
स्टोरेज सिस्टम एट बतम, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बीइंग कंस्ट्रक्टेड? तो इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म है वो आपको रामकुंडम पद्दापल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वेयर इज रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, क्योंकि इसके ऊपर रिसेंटली टाइगर रिजर्व का टैग लगा, इसको डिक्लेयर किया गया है टाइगर रिजर्व। ये आपको बूंदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, और इसी के साथ अब राजस्थान में अगर आप देखिएगा तो 4 टाइगर रिजर्व हैं, और अगर आप इंडिया में देखिएगा तो इसके लगने के बाद 52 टाइगर रिजर्व जो है वो अब इंडिया में है। ये जो टैग है वो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिसेंटली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है। अगर मैं आपको रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी के बारे में बताऊं तो इसका टोटल एरिया अगर आप देखिएगा तो 1071 स्क्वायर किलोमीटर का इसका टोटल एरिया है, जिसमें 302 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो प्रपोज्ड टाइगर सेंचुरी है, विल बी लेफ्ट एज क्रिटिकल हैबिटेट फॉर टाइगर्स एंड रेस्ट ऑफ द एरिया विल एक्ट एज ए बफर जोन फॉर द रतनभोर नेशनल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में अभी रहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज लिस्ट स्ट्रेसफुल सिटी इन द वर्ल्ड? देखिए ये जो लिस्ट है, लिस्ट स्ट्रेसफुल सिटी का, ये कंपाइल किया गया है आपको जर्मन फर्म VAAY के बाद द्वारा। अगर आप देखिएगा लिस्ट स्ट्रेसफुल सिटी तो आपको कैपिटल ऑफ आइसलैंड रिकजेविक है, फॉलोड बाय बर्न स्विट्जरलैंड का, हेलसिंकी फिनलैंड का, वेलिंगटन न्यूजीलैंड का एंड मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का। ये कुछ सिटीज हैं जो कि लिस्ट स्ट्रेसफुल सिटीज है। वहीं अगर आप मोर स्ट्रेसफुल की अगर आप बात कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखिएगा तो वो आपको मोर स्ट्रेसफुल में अगर आप देखिएगा तो कराची का नंबर 93 है। वहीं अगर आप देखिएगा बगदाद का तो वो आपको 94 पे है, काबुल जो है वो अफगानिस्तान का वो आपको 95 पे है, और मॉस्को जो है रशिया का वो आपको 96 पे है। तो ये जो कंट्रीज है, ये जो कुछ सिटीज़ है वो आपको मोर स्ट्रेसफुल सिटीज़ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट द वर्ल्ड फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन? ये जो फर्स्ट सोलो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन है वो आपको कंचन उर्ग शादी के द्वारा रिसेंटली कंप्लीट किया गया है, और ये पहली वुमेन बाइकर बनी है जिन्होंने 18 पासेस की जो जर्नी है उसको कवर किया है। नेक्स्ट है हमारा आर्मेक्स 21 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज। पहले आप इसका देख लीजिए क्या चीज़ है, ये कि इंडियन आर्मी स्कीइंग एक्सपीडिशन है दैट बिगेन एट कराकोरम पास, लद्दाख में इसको स्टार्ट किया गया था 10 मार्च 2021 को, और रिसेंटली इसको मलारी और उत्तराखंड में इसको एंड किया गया है। इसके तहत आपको 1600 किलोमीटर्स की जर्नी 119 दिन में कंप्लीट करनी होती है, 119 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती है, जिसका अगर आप बेसिक एम देखिएगा इस आर्मेक्स 21 का तो इसका बेसिक एम है टू प्रमोट द एडवेंचर एक्टिविटी इन द कंट्री एंड इंडियन आर्मी। ये इसका बेसिक एम है, इसी वजह से आर्मेक्स 21 जो है वो हर एक साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड इंडिया रिसर्चर डिस्कवर बायरम भारतनिक्स अ न्यू स्पीसीज ऑफ मॉस? ये जो बायरम भारतनिक्स है इसमें रिसर्चर ने रिसेंटली इसको डिस्कवर किया है अंटार्कटिका में, और वहीं पे जो हमारा स्टेशन है भारती, इसके नाम पे इसका नाम बायरम भारतनिक्स रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, विच कंट्री हैज टेकन सीरियस एफर्ट टू सेव वैक्यूएटिया पोर्पाइज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड मैरीन मैमल? ये जो वैक्यूएटिया पोर्पाइज है वो मैक्सिको के द्वारा रिसेंटली इसको सेव करने के लिए सीरियस एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट पार्टनर्ड विद यूएन वुमेन टू इंप्लीमेंट यूएन वुमेन एम्पावरमेंट प्रिंसिपल इन इंडिया थ्रू कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो इंटरव्यू ये ऑर्गेनाइजेशन बना है रिसेंटली जिसने पार्टनरशिप करा है यूएन वुमेन के साथ टू इंप्लीमेंट यूएन वुमेन एम्पावरमेंट प्रिंसिपल्स इन इंडिया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नाथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिनेशन? तो धवल कुलकर्णी जो है ये इसके ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021? पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है वो आपको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा तैयार किया जाता है। इंडिया का रैंकिंग अगर आप देखिएगा तो 135 है। यहाँ पे 163 कंट्रीज को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे यहाँ पे ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है। अब मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पे टॉप पे देखिएगा तो आपको आइसलैंड है, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल। वहीं अगर आप लिस्ट पे देखिएगा तो आपको अफगानिस्तान जो है वो लगातार 4 सालों से लिस्ट पोजीशन पे रहा है, फॉलोड बाय येमेन, सीरिया, साउथ सूडान एंड इराक। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फर्स्ट SEZ टू अचीव द टैग ऑफ ग्रीन SEZ। तो कांडला का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है वो पहला ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिसको ग्रीन SEZ का रिसेंटली टैग लगाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल्ड रिजर्व्स इन इंडिया। एज पर द ऑफिशियल डाटा, अगर आप टोटल रिजर्व ऑफ गोल्ड ओर्स देखिएगा कंट्री में एज ऑन 1 अप्रैल 2015, तो ऐसा एस्टिमेटेड है कि 501.83 मिलियन टन्स 2015 में टोटल रिजर्व ऑफ गोल्ड ओर था इंडिया के पास। इसमें से अगर आप देखिएगा तो लार्जेस्ट रिसोर्सेज ऑफ गोल्ड ओर्स जो है वो आपको सबसे ज़्यादा आपको बिहार में है 44%, फॉलोड बाय राजस्थान 25%, कर्नाटका 21%, वेस्ट बंगाल 3%, आंध्र प्रदेश 3% एंड झारखंड में आपको 2% जो टोटल और है वो आपको झारखंड में है। वहीं अगर आप रिमेनिंग 2% जो देखिएगा वो आपको लोकेटेड है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी मिनरल इंक्लूडिंग गोल्ड वेरीज फ्रॉम माइन टू माइन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ई रूपी इज अ डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च बाय पीएम मोदी। ये जो ई रूपी है एक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है जिसको 2 अगस्त 2021 को रिसेंटली लॉन्च किया गया था। ये एक तरीके का कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिजिटल पेमेंट। अगर आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके का QR कोड या फिर SMS स्ट्रिंग बेस्ड ई वाउचर है विच इज़ डिलीवर्ड टू द मोबाइल ऑफ बेनिफिशरीज। इस पर्टिकुलर पेमेंट सिस्टम के लिए आपको किसी भी तरीके का नेट बैंकिंग या फिर कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ये सब नहीं होना चाहिए कोई, या फिर कोई ऐप नहीं है। इसमें आप डायरेक्टली किसी भी पर्पस बेसिस पे आपको पैसे दिए जा सकते हैं, आप इसमें ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ये आपको कनेक्ट करता है द स्पॉन्सर ऑफ द सर्विस विद द बेनिफिशियरीज। ये पर्सन एंड पर्पस स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। ये जो पूरा सिस्टम है वो आपको UPI के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन इट्स UPI प्लेटफॉर्म में इसको डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़। इनके साथ मिलकर के आपको इसको तैयार किया गया है। ये सिंपल आपका फ़ोन नंबर आएगा, उस पर रजिस्टर्ड पे आप इसके थ्रू पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर इज NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड प्लानिंग टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको लद्दाख में सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा पावर सेक्टर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ 1,75,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स बाय 2022, जिसमें अगर आप सोलर का कॉन्ट्रीब्यूशन देखिएगा तो वो आपको 1 लाख मेगावाट का है, विंड का देखिएगा तो आपको 60,000 मेगावाट का है, वहीं अगर आप बायोमास का देखिएगा तो 10,000 मेगावाट का है, और स्मॉल हाइड्रो का 5,000 मेगावाट का जो टोटल कैपेसिटी है वो इनका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑन 30 जून 2021 टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी इंस्टॉल्ड फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स वाज 150 गीगावाट विच इज़ %% ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का जो ये 150.06 गीगावाट है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से जो कैपेसिटी है वो आपको 39% है। देखिए आपको पता होगा कि इंडिया का टारगेट जो था वो 2030 तक था 40% कैपेसिटी बाय नॉन फॉसिल फ्यूल, तो इंडिया आपको अब इसको बहुत जल्दी ही सरपास करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्माइल स्कीम वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। स्माइल स्टैंड फॉर, देखिए यहाँ पे स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस। ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा इनिशिएटेड ए वेलफेयर स्कीम नेम्ड स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेस कवरिंग सेवरल कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ बेगर्स। देखिए इस स्कीम का मेन फोकस है कि रिहेबिलिटेशन, प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़, काउंसलिंग, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक लिंकेजेस एंड सो ऑन। ये इसका बेसिक फोकस है इन लोगों को प्रोवाइड करना। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, UT गवर्नमेंट है या फिर लोकल अर्बन बॉडीज़ है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सारे इसके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। आज के टाइम पर अगर आप देखिएगा तो जितने भी एग्जिस्टिंग शेल्टर होम्स थे अवेलेबल थे स्टेट और UTs गवर्नमेंट के पास या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास, उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स इन बेगर्स के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, बेसिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा और साथ ही साथ इनको एजुकेशन या फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी इनके काम किया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं इसके लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ स्टेट और UT गवर्नमेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके लिए सपोर्ट करेंगी। और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा ये कहा गया है कि वो स्टेट और UT गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के साथ मिल करके इन चिल्ड्रेंस को जो कि बेगिंग में हैं उनको स्कूल में किस तरीके से इनरोल किया जाए और एटलीस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन इनको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए वो काम करेगी। तो इसका बेसिक एम है वो लोग जो कि रोड पे हैं आज के टाइम पे, जो बेगर्स हैं, उनको एक रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड करना, उनको एक बेसिक लाइफ जो है वो प्रोवाइड करना, ये इसका बेसिक एम है। इसके लिए किसी भी पर्टिकुलर एनजीओ वगैरह को फंड अलॉट नहीं किया जाएगा। इसके लिए स्टेट और यूटी गवर्नमेंट जो है वो साथ मिल करके काम करेगी और वॉलंटरी और जो एनजीओज वगैरह है वो आकर के इसमें हेल्प कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्लानिंग टू इम्पोज वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स। ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है वो यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाया जा रहा है। ये वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन बॉर्डर टैक्स है जो कि 2026 से ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स इंक्लूडिंग स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड एल्यूमिनियम एज ए पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम टू मीट इट्स न्यू क्लाइमेट टारगेट बाई 2030। देखिए, मैं अगर आपको लीन एंड थिन लैंग्वेज में कार्बन बॉर्डर टैक्स बताऊँ तो ये होता क्या है। देखिए, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज और बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ग्रीन गैस इमिशन को लेकर के, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को लेकर के किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो इस वजह से क्या हो रही है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता जा रहा है, जो हमारे जो क्लाइमेट है उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए यूरोपियन यूनियन एक टैक्स लेकर के आई है जिसको हम लोग कार्बन बॉर्डर टैक्स कहेंगे। जो भी कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो आपको उसके ऊपर कार्बन बॉर्डर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। देखिए, इस पॉलिसी को बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको अपोज करा। उनका कहना है कि जो जितने भी ये कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे, उनका जो मार्केट में डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। इवन इंडिया भी इसके अपोजिशन में है, इस चीज़ के अपोजिशन में है। लेकिन यूरोपियन यूनियन का कहना है कि ये जो टैक्स है वो किसी कंट्रीज़ के ऊपर नहीं लगाया जा रहा है, ये कंपनीज़ के ऊपर लगाया जा रहा है ताकि ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है वो काफ़ी कम हो सके। क्योंकि उनको पता है कि अगर ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होगा तो उनको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे तो उनकी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, जिसका डिमांड काफ़ी कम होगा। तो लोग अब ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कट करने के लिए काम करेंगे, ये इसका बेसिक एम है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट अनाउंस्ड फर्स्ट ऑफ इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हाई एल्टीट्यूड याक। देखिए, इसके लिए जो फर्स्ट इंश्योरेंस पॉलिसी है हाई एल्टीट्यूड याक के लिए, वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है। देखिए, आपको पता होगा कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इन सब जगह पे बहुत सारे लोग जो हैं उनको याक पे, वो याक इयरिंग, याक कम्युनिटीज़ जो हैं वो इस पे डिपेंडेंट है, याक पे डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप 2019 में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वेदर चेंजेस हो रहा है, बहुत सारे डिजास्टर्स की वजह से बहुत सारे याक्स जो हैं वो, इवन अब सिक्किम में देखिएगा, सिर्फ सिक्किम में तो 5000 प्लस याक्स जो है वहाँ पे डेथ हो गए थे। तो इससे क्या हुआ था, उनकी जो लोग इस पे डिपेंडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्म हुआ था। इस वजह से ये पॉलिसी लाई गई है कि जिसमें आप अपने याक को जो है याक ओनर्स जो हैं वो इसको ईयर टैग्ड देयर याक, दे विल आल्सो हैव टू प्रोवाइड ए प्रॉपर डिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर टू गेट देयर एनिमल इंश्योर्ड। अगर किसी भी वजह से मान लीजिए डिजीज़, वेदर क्लैमिटी, सर्जिकल ऑपरेशंस, इन ट्रांसमिट मिसहैप्स एंड स्ट्राइक्स और राइट्स, किसी भी वजह से अगर आपका याक का डेथ होता है तो ओनर को आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये इसका बेसिक एम है और ये पहला इंश्योरेंस जो है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच सिटी हैज़ रिसेंटली गॉट इट्स फर्स्ट इंटरैक्टिव बायोडाइवर्सिटी मैप। फर्स्ट इंटरैक्टिव बायोडाइवर्सिटी मैप जो है वो रिसेंटली मुंबई में लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ मुंबई मैजिक्स, ए कलेक्टिव ऑफ मुंबईकर्स एंड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिल करके अभी रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। ये जो आपको मैप है वो बेसिकली हेल्प करेगा लर्न अबाउट यूनिक स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना फाउंड इन एंड अराउंड मुंबई, लाइक व्हाइट चिपी मैंग्रोव, इंडियन ओशियन हम्पबैक, डॉल्फिन, बॉम्बे सी, इन सब के बारे में आपको जानकारी मिलने में ये मदद करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो लोकल फोटोग्राफर्स वगैरह हैं वो फ़ोटोज़ वगैरह डाल सकते हैं और जिसकी मदद से हम ये जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं इनकी लाइफ के बारे में हम जान सकते हैं। ये जो मैप टूल है इसको यूज़ किया जाएगा टू एजुकेट स्कूल चिल्ड्रंस एट लोकल स्कूल कनेक्टेड विथ स्कूल एंड इनकरेज सिटीजन्स टू रिकनेक्ट विद द इकोसिस्टम इन द सिटी। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज। देखिए, कोलंबिया में सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ बटरफ्लाई स्पीसीज देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि कोलंबिया में वर्ल्ड का 20% जो बटरफ्लाई का स्पीसीज है वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निपुण भारत इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। निपुण भारत जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। रिसेंटली 5 जुलाई 2021 को इसको लॉन्च किया गया था।
चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा किरण द होप प्रोजेक्ट. इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट रूरल लाइवलीहुड एंड हेल्प पुअर हाउसहोल्ड impacted by COVID-19, assess government program, subsidies scheme and private sector investment. It has been active in 7 districts of UP, reaching 80,000 plus household to improve their food security, home security, income security and to build long term sustainable livelihood. देखिए, आशा किरण इस कोविड के टाइम पे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है. इसके तहत वो लोग जो कि रूरल एरियाज में रह रहे हैं इस कोविड के टाइम पे, जिनकी लाइवलीहुड, जिनका जो रोजगार है वो कम्प्लीटली ठप हो चुका है, या फिर जो गरीब लोग हैं उन जो कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उसमें उनको मदद की जाएगी. साथ ही साथ गवर्नमेंट उनको दोबारा से अपना जो व्यापार है, अपना जो जीवनचर्या है उसको स्टार्ट करने में मदद करेगी. बेसिकली यही है आशा किरण, जो कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुए हैं, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प की जाएगी इस स्कीम के तहत. अभी रिसेंटली यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ये एक्टिव है. इसमें 80,000 प्लस हाउस होल्ड्स को हेल्प किया जा रहा है टू इम्प्रूव देयर फूड सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी एंड टू बिल्ड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एफडीआई इन पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 49% टू डैश थ्रो फॉर्मल अप्रूवल रूट. तो एफडीआई जो है पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज में वो 49% था पहले, अब 100% हो गया है. आपको पता है कि एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मतलब अब जितनी भी फॉरेन की जो इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन की जो कंपनीज है, वो पब्लिक सेक्टर रिफाइनरीज में 100% तक इन्वेस्ट कर सकती है. चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानिश सिद्दीकी पुलित्जर प्राइज विनिंग इंडियन जर्नलिस्ट वाज किल्ड इन ए मिलिटेंट अटैक इन विच कंट्री. तो दानिश सिद्दीकी जो है उनका रिसेंटली अफगानिस्तान में एक मिलिटेंट अटैक में उनका देहांत हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन जुलाई 2021 इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस लॉन्च्ड काला विश्वा ए वर्चुअल प्लेटफॉर्म फॉर. ये जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है काला विश्वा, वो फोक आर्टिस्ट के लिए लॉन्च किया गया था. और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड आर प्रेजेंट इन इंडिया. तो वर्ल्ड के जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसमें से 4 इंडिया में प्रेजेंट है. इसी के साथ सितंबर के पीटी के जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो सारे मैंने आपको कवर करा दिया. अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी. और हाँ, इसका पीडीएफ आपको विद इन 1 और 2 डेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा. अभी रिसेंटली हम लोगों ने 2000 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट करा है. बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग मेरे इस जर्नी में बने रहे, ऐसे ही मेरा साथ देते रहेगा ताकि एक दिन हम लोग 1 मिलियन का टारगेट हिट कर सके. देखिए, लास्ट कुछ टाइम से आप लोगों को कोई भी वीडियोस नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरी हेल्थ कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी. अब आपको बैक टू बैक करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलते रहेंगे. बीपीएससी का डेट अनाउंस हो चुका है, आपको बहुत सारे पीसीएस के एग्जाम्स बैक टू बैक है, तो मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी करंट अफेयर्स के सेक्शन में, ताकि आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे और आप अच्छे से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सके. आपको मेरी तरफ से एक सजेशन है कि जो लोग भी करंट अफेयर्स में थोड़े वीक है, देखिए करंट अफेयर्स किसी का भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें हर एक दिन आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं. कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, कोई फिक्स्ड न्यूज़ नहीं है, हर दिन ही आपको इसमें चेंजेस देखने को मिलता है. तो मेरी तरफ से एक सजेशन है कि आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को पढ़ें, बैकलॉग ना बनाएं, वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल करेगा. आप डेली बेसिस पे पढ़ें, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें. और हाँ, पीडी बहुत सफिशिएंट है, किसी भी पीसीएस लेवल के एग्जाम के लिए पीडी बहुत सफिशिएंट है इवन. लेकिन आपको इसके साथ साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स में. आप ज़रूर प्रैक्टिस करें. बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारे साइट्स पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाता है. नहीं तो आप कहीं से भी एक परचेज कर सकते हैं. जिस भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर आपको ट्रस्ट है आप परचेज कर लीजिए और आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिए. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं करंट अफेयर्स आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर करा सकूँ, ताकि आप एग्जाम में श्योर शॉट रहे करंट अफेयर्स के सेक्शन के लिए. अपकमिंग डेज में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे चेंजेस करूंगी करंट अफेयर्स में. अब जो बीपीएससी का जो पैटर्न है उस पैटर्न पे मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स तैयार कर सकूं. और हाँ, लास्ट 6 मंथ्स का जो मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक करंट अफेयर्स करा रही थी, अब मैं उसको अपडेटेड करूंगी ताकि सितंबर तक आपका अप टू डेटेड रहे. कुछ और भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. एज सुन एज पॉसिबल मैं आपकी डिमांड्स को पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगी. थैंक यू. जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए. इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू.